एक्सिस के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपने एक्सिस के इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम एक्सिस के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि एक्सिस के इक्विटी फंड्स कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि जो अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में हम एक्सिस के इक्विटी फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उस लाइव स्ट्रीम में मैं ट्राई करता हूं कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज हैं उसको आंसर करूं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले एक्सिस के उन सारे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस चेक करेंगे जिन्होंने अभी तक अपना एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड को छोड़कर जितने भी फंड्स हैं उनका अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। आप इनका रिटर्न्स कंपेयर करें विथ 1 ईयर बेंचमार्क रिटर्न तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क से इनका रिटर्न कितना ज़्यादा कम है। यहाँ पर अगर आप एक्सिस वैल्यू फंड के लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क रिटर्न देखेंगे तो बेंचमार्क रिटर्न है 12.56%, क्योंकि हमें पता है रिसेंट टाइम्स में वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सिस वैल्यू फंड का परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड ने सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है। दैट इज 9% से भी ज्यादा का अंडर परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। यहां पर आप एक्सिस के डाइवर्सिफाइड फंड, थीमेटिक फंड और सेक्टर फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट और रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख लें कि ये सिर्फ 1 ईयर का अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, इनका अंडर परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा है कि 3 ईयर होराइजन में भी अगर आप इनका रिटर्न्स कंपेयर करें उसके बेंचमार्क से तो ज़्यादातर फंड्स का रिटर्न्स काफ़ी कम है। फंड्स में भी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड इवन 5 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, जबकि एक्सिस फोकस 25 तो किसी भी होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस इन फंड्स का बहुत ज़्यादा है। एक्सिस के इन इक्विटी फंड्स का अगर आप AUM देखेंगे तो कुछ फंड्स का AUM काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और जो टोटल AUM आएगा वो आएगा अबाउट 1.3 लाख करोड़। तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड को छोड़कर सारे फंड्स ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ फंड्स तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि जब एक्सिस के फंड्स ऑलमोस्ट 2 ईयर से भी ज़्यादा इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर इन फंड्स का जो AUM है वो इतना बड़ा कैसे हो गया। इन फंड्स के इतने बड़े AUM का ऑफकोर्स रीज़न ये रहा है कि पास्ट में इन फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। यहाँ पे आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। आपको यहाँ पे कोई भी फंड ऐसा नहीं मिलेगा जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। सारे फंड्स ऑलमोस्ट सारे होराइजन्स में अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिटर्न चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था। उस समय भी इन फंड्स का अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो ज़्यादातर फंड अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम गिरे थे। दैट इज़ इन फंड्स ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था और उस समय भी अगर आप इनका 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अभी हमने एक्सिस के इक्विटी फंड्स का जो पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है उससे क्लियरली पता चलता है कि पहले तो इन फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में ऑलमोस्ट 2 ईयर से इन फंड्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो टोटल फंड्स में सिर्फ आपको एक फंड ऐसा मिलेगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड जिसका परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है। नाम जान लेते हैं कि इन फंड्स का जो इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और इक्विटी एलोकेशन चेक कर सकते हैं। इन फंड्स का अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये ज़्यादातर फंड्स में बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि ये अपना इन्वेस्टमेंट वैसी कंपनीज में करते हैं जो कि वेरी हाई ग्रोथ की कंपनीज हैं और इन कंपनीज का जो
वैल्यूएशन होता है जनरली वो काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे एक्सिस वैल्यू फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, लेकिन वो इसलिए कम है क्योंकि ये वैल्यू स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिमिलरली एक्सिस स्मॉल कैप फंड का भी पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग थोड़ा कम है रिलेटिवली, लेकिन जो दूसरे फंड्स हैं उसमें से ज्यादातर फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग काफी ज्यादा है। इन फंड्स का अगर आप एनुअल टर्नओवर रेशियो भी देखें तो एक्सिस फोकस 25 फंड को छोड़कर ज़्यादातर फंड्स का एनुअल टर्नओवर ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो इन फंड्स में इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है, फिर भी ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं। इन फंड्स का अगर आप इक्विटी एलोकेशन देखेंगे तो कुछ फंड्स ने काफ़ी ज़्यादा कैश या डेट में पैसा रखा हुआ है, जबकि कुछ फंड्स ने अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया हुआ है। तो कुछ फंड्स ने अपना पैसा कैश या डेट में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो जब मार्केट गिरेगा तो वो अच्छे वैल्यूएशंस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर आप एक्सिस फोकस 25 का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप इन स्टॉक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स चेक करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये फंड इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। यहाँ पे ज्यादातर स्टॉक्स निगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, कुछ ही स्टॉक्स हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। उसमें भी आईसीआईसीआई बैंक ही एकमात्र ऐसा स्टॉक लगता है इसके टॉप होल्डिंग में जो कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में, जबकि मार्केट्स अच्छा नहीं कर रहा है, उस समय भी एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है 16% का लास्ट 1 ईयर में। इन स्टॉक्स का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो अभी भी ज़्यादातर स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, और जिसके कारण ओवरऑल इस फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। यहाँ भी आपको ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिनका वैल्यूएशन दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो कि इनका ईएलएसएस फंड है उसका स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। यहाँ भी क्लियरली आप देख लें, ज्यादातर स्टॉक्स आप देखेंगे कि एक्सिस के ज्यादातर फंड्स में कॉमन है, और ये ज़्यादातर स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, और इनका परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें रिसेंट टाइम्स में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी हमने एक्सिस के इक्विटी फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल और कुछ फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक किया है, उससे 2 बातें क्लियरली पता चलती हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये फंड्स इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। नंबर 1, ये फंड्स ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, जिसके अंतर्गत ये वैसे कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिनका ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा रहता है, हाई ग्रोथ कंपनीज हैं लाइक सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ, लेकिन उनका वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई उनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने देखा है कि लास्ट 2-3 ईयर्स में ये हाई ग्रोथ कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, और रिलेटिवली वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा है। तो इनके अंडर परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा रीजन रहा है इनका ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। इन फंड्स के अंडर परफॉर्मेंस का सेकंड रीजन होगा कि इन फंड्स का अगर आप टर्नओवर रेशियो चेक करेंगे तो वहां पे ज्यादातर फंड्स का एनुअल टर्नओवर ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो ये फंड्स ऑलमोस्ट 2-3 ईयर से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फंड मैनेजर्स अभी भी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। तो जहां भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन्हें लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे, इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में ये ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है जनरली वो 3 तरीके का होता है: ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग और ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यहाँ पे आप वैसे स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज है, करेंटली भी उनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, और फ्यूचर में भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इन कंपनीज का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। तो इन कंपनीज का जो वैल्यूएशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा होता है। सेकंड है वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। यहाँ पे आप वैसे स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका जो करंट वैल्यूएशन है वो उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, दैट इज़ ये कंपनीज वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन कोई बहुत हाई ग्रोथ की कंपनीज नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह की कंपनीज का जो वैल्यूएशन होता है जनरली वो कम होता है ग्रोथ कंपनीज से। और थर्ड होता है ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। यहाँ पे आप ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स दोनों तरीके के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इंडिया में जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो ब्लेंडेड होता है, दैट इज़ वो ग्रोथ और वैल्यू दोनों तरीके के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ भी ज़्यादातर कंपनीज का जो ब्लेंडेड में भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसमें भी ग्रोथ स्टॉक्स में उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर थोड़ा बहुत होता है।
यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फ़िलहाल अगर आप ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है लास्ट 2-3 ईयर से, और वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाली जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं इंडिया में वो बहुत कम है। इसीलिए अगर आप HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी के जो फंड्स हैं उनका करंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमें ये भी पता है कि पिछले कुछ सालों तक HDFC के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वो अपने पोर्टफोलियो में वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रखा करते थे और उस समय वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो ऑलमोस्ट सालों तक इन फंड्स ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया है। सिमिलरली अगर आप एक्सिस के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो सालों तक बहुत अच्छा रहा था। उसका बड़ा रीज़न ऑफ कोर्स ये था कि पहले ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के जो स्टॉक्स थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे, और फिलहाल वो स्टॉक्स, ज़्यादातर स्टॉक्स, नॉट ऑल बट ज़्यादातर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, जिसके कारण एक्सिस के इक्विटी फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगता है तो जनरली ऐसा देखा गया है कि वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है और ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो अभी भी इन्फ्लेशन ज़्यादा है और कंट्रीज़ अभी भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट जब तक बढ़ता रहेगा, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक बिल्कुल ऐसा लगता है कि वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा और ग्रोथ स्टॉक्स शायद ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करें। तो उसके हिसाब से एटलीस्ट इस साल तो लगता ही है कि वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ही रिलेटिवली बेटर रहेगा और ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ग्रोथ स्टॉक्स कंपनीज बुरी नहीं है। हमने इनका पोर्टफोलियोस चेक किया है, ज़्यादातर स्टॉक्स टॉप क्लास के स्टॉक्स हैं जिनका परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स बहुत अच्छा रहा है। इनके साथ प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि इनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब लास्ट फ्यू मंथ्स में इनका अगर आप वैल्यूएशन चेक करेंगे तो इन कंपनीज़ का वैल्यूएशन पहले से काफ़ी कम हुआ है। और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स भी शायद इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहे, और ऑफ कोर्स इनका जो अर्निंग्स है, प्रॉफिट है, वो तो बढ़ता रहेगा, तो उसके कारण इनका जो वैल्यूएशन है वो और भी कम होगा। तो मोस्टली ऐसा लगता है कि शायद नेक्स्ट ईयर से इनमें से कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, जिसके कारण ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाले फंड्स का भी शायद परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। एक्सिस म्यूचुअल फंड्स में आपको पता होगा रिसेंटली एक फ्रंट रनिंग का केस आया है और यहाँ पे एक्सिस के जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें भी बड़े चेंजेस लाए गए हैं। लाइक वहाँ पे नए CEO आए हैं और साथ ही नए CIO भी आए हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा फ्यूचर में कि क्या ये फंड आगे आने वाले फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल में कुछ चेंजेस लाता है या फिर इन्वेस्टमेंट स्टाइल को कंटिन्यू रखता है। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ ये बोल देना कि एक्सिस के इक्विटी फंड्स ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं इसीलिए इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स ने स्टॉक सिलेक्शन किया है वहाँ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के सारे स्टॉक्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स में। इसीलिए अगर आप दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज का परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ भी आपको कुछ फंड्स ऐसे मिल जाएंगे जिनका अभी भी ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के जो स्टॉक्स हैं, ग्रोथ स्टॉक्स हैं, उनमें अच्छा खासा एलोकेशन है और परफॉर्मेंस वाइज उनका परफॉर्मेंस या तो अच्छा है या फिर एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि एक्सिस के फंड्स की तरह इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एज अ इन्वेस्टर आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएं तो फंड्स का आप जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो भी ध्यान में रखें। कोई ऐसा फंड जो कि सिर्फ ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है या फिर अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सिर्फ वैल्यू स्टॉक्स में करता है तो ये सिक्लिकल होगा। कुछ सालों तक उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा और उसके बाद कुछ सालों तक परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ये चीज़ें हमने क्लियरली देखा है, HDFC म्यूचुअल फंड के साथ यही हुआ और अब एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स के साथ यही हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो ट्राई करें कि ये मिक्सअप करें। अगर आप ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा एक्सपोजर वहाँ लें और उसको काउंटर करने के लिए आप कुछ वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग
के फंड्स को भी इंक्लूड करें ताकि वो काउंटर रहे, ताकि अगर एक पीरियड में एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग काम नहीं करे तो एटलीस्ट दूसरे स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग उसको कवर अप करे। और बेस्ट ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादातर एक्सपोजर उस तरह के फंड्स में रखें जो कि ग्रोथ और वैल्यू दोनों तरह के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं इन फंड्स के रिगार्डिंग तो अपना खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।